गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम यूनिट 2 का चैप्टर 9 जो हिस्ट्री पार्ट है उसे स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर कंपनी रूल की इस्टेब्लिशमेंट कैसे होती है। बहुत लंबी स्टोरी है क्योंकि हम जानते हैं कि भारत के अंदर अंग्रेज़ों ने 200 साल तक राज किया। तो 8th क्लास का जो सिलेबस है आपका उसके अंदर ब्रिटिश कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट से लेकर, क्योंकि ब्रिटिश जो कंपनी थी वो 31 दिसंबर और 1600 को उसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी और 1947 तक वो भारत में रही। ठीक है, तो इसके जो इवेंट्स हैं उन्होंने इंडिया में इतने लंबे टाइम तक रहकर जो एडमिनिस्ट्रेशन और जो पॉलिसीज़, जो लॉज इम्प्लीमेंट किए, उसका इंडियंस के ऊपर जो सोसाइटी की अलग अलग क्लास थी, चाहे वो फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे या स्मॉल पीजेंट्स थे, स्मॉल फार्मर्स थे, इवन की जो किंग्स थे, उनकी लाइफ को इन्होंने कैसे बदल कर रख दिया। जो अंग्रेज़ों की इस्टेब्लिशमेंट हुई यहाँ पर, क्योंकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी एंडिंग 1858 में जो फर्स्ट रिवोल्ट होता है उसके बाद ख़त्म हो जाती है, और उसके बाद डायरेक्ट जो है वो क्राउन का जो राज है, जो रेन है, वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। तो यानी कि 1858 से लेकर 1947 तक जो ब्रिटिश लोग थे, जो महारानी थी एलिजाबेथ, उसका डायरेक्ट इंटरफेरेंस हो गया था हमारे पॉलिटिकल उसमें, सोसाइटी के अंदर, सोशल, इकोनॉमिक, यानी कि हर एक फील्ड को उन्होंने इफ़ेक्ट किया। अपनी नई पॉलिसीज़, नए जो कानून लागू कर दिए, वो हम यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर स्टार्ट करेंगे। और नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं वो भी इसी से ही रिलेटेड हैं कि क्या उन्होंने अलग अलग टाइम पर, अलग अलग पीरियड में क्या क्या पॉलिसीज़ अडॉप्ट की। तो इस चैप्टर के अंदर उनकी इंट्रोडक्शन है कि वो कैसे इंडिया के अंदर आते हैं, कैसे उन्होंने सबसे पहले अपनी जो है सूरत के अंदर एक फैक्ट्री बनाई और यहाँ की परिस्थितियों को समझा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर। वास्को डी गामा लैंडेड एट कालीकट इन 1498। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था बेटा? ये एक पोर्तुगीज़ था, पुर्तगाली था और एक्सप्लोरर था। ठीक है, तो एक्सप्लोर करते करते ये इंडिया के अंदर 1498 में केरल के अंदर कालीकट बंदरगाह वहाँ पर पहुँचा एंड मार्क द बिगनिंग ऑफ द यूरोपियन एरा इन इंडियन हिस्ट्री। और यहीं से इंडियन हिस्ट्री के अंदर जो यूरोपियन युग है, यूरोपियन एरा जो है, उसकी बिगनिंग हो जाती है। बाय द 16th सेंचुरी द पोर्तुगीज़ हैड इस्टेब्लिश्ड देयर कॉलोनी इन गोवा। 16th सेंचुरी के आसपास गोवा के अंदर सबसे पहले जो पोर्तुगीज़ थे उन्होंने अपनी एक कॉलोनी इस्टेब्लिश की थी। इन द नेक्स्ट सेंचुरी इंडिया बिकम अ पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स। अब पुर्तगालियों को देखकर बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे उन्होंने भी देखा देखी जो थी भारत के अंदर एंट्री करनी शुरू कर दी और एक डेस्टिनेशन बना लिया कि वो यहाँ पर जो है ट्रेडर्स इंडिया में आए, एडवेंचरर्स, मिशनरीज़। तो कौन कौन लोग आए? ट्रेडर्स, एडवेंचरर्स और मिशनरीज़। मिशनरीज़ क्या होते हैं? जो ईसाई धर्म का प्रचार करते हैं। तो ये सब लोग कहाँ से आए? इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस और हॉलैंड, और एक कंट्री यहाँ पढ़ा है हमने, पोर्तुगीज़। तो पुर्तगाल, इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस, हॉलैंड, ये 5 कंट्रीज जो थे वो इंडिया की तरफ मूव कर गए। क्यों मूव किए वो नेक्स्ट हम टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे, किस वजह से ये सब लोग भारत में आए। ठीक है,
तो नेक्स्ट है एज ऑफ इम्पीरियलिज्म इन इंडिया बिगिन विद द वीकनिंग और इवेंचुअली द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर। एज ऑफ इम्पीरियलिज्म क्या होता है? जब कोई कंट्री दूसरी कंट्री की टेरिटरीज़ को सबजुगेट कर लेता है, अपनी टेरिटरी में मिला लेता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं इम्पीरियलिज्म, साम्राज्यवाद। तो जो साम्राज्यवाद इंडिया के अंदर बिगिन किसकी वजह से हुआ? किसकी वजह से यहाँ पर ये विदेशी लोग आए? क्योंकि जो भारत की उस वक्त पॉलिटिकल कंडीशन थी बहुत ज़्यादा वीक थी, डिसइंटीग्रेशन हो चुका था मुग़ल एम्पायर में। लास्ट जो है 8 चैप्टर में हमने स्टडी किया था कि औरंगज़ेब की डेथ के बाद जो उसके सक्सेसर थे वो बहुत ज़्यादा वीक थे, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, उनमें इतनी ज़्यादा जो है क्या कह सकते हैं कैपेबिलिटी नहीं थी कि इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेशन को, इतनी बड़ी एम्पायर को वो कंट्रोल कर पाते। तो उससे क्या हुआ? डिसइंटीग्रेशन हो गया। जो उनके कब्जे में इलाके थे वो डिसइंटीग्रेट, उनसे अलग हो गए। और इसी वीकनेसेस का किसने फ़ायदा उठाया? जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे। लैक ऑफ ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी लेड टू द emergence ऑफ मैनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स दैट रिवोल्टेड अगेंस्ट द वीक सक्सेसर्स ऑफ औरंगज़ेब। अब जो सेंट्रल अथॉरिटी थी वो बहुत ज़्यादा वीक थी, उसमें कमी थी। लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल मीन्स औरंगज़ेब के बाद जितने भी रूलर्स, मुग़ल रूलर्स दिल्ली की गद्दी पर बैठे, वो क्या थे? इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। और जिसकी वजह से क्या हुआ? अमरजेंस, नए नए इंडिपेंडेंट स्टेट्स की उत्पत्ति हो गई, बन गए और रिवोल्ट किया। और उनको पता था कि जो औरंगज़ेब के सक्सेसर्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे इन रिवोल्ट को, इसलिए उन्होंने क्या किया? अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। दे वर द स्टेट्स ऑफ बंगाल। अब कौन कौन सी स्टेट्स थी जो औरंगज़ेब के बाद इंडिपेंडेंट हो गई थी? बंगाल, अवध, हैदराबाद और मैसूर। इसी तरह बहुत सारे जो प्रोविंसेस थे, उनके जो रूलर्स थे उन्होंने अपने आप को, क्योंकि वो राजा थे लेकिन मुग़लों की वजह से उनको उनकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। तो जो सिख कम्युनिटी थी, मराठा से जाट, राजपूत, इन्होंने भी अपने अपने किंगडम इस्टेब्लिश कर लिए थे, क्योंकि ये मुग़लों से युद्धों में हार गए थे, इसलिए उनको मुग़लों का साथ देना पड़ता था और वो उनके अंडर रहकर काम करते थे। राजा तो थे ये। तो ऐसे ही जो सिख थे, मराठा, जाट और राजपूत, जैसे ही औरंगज़ेब की डेथ होती है तो ये अपनी ही स्टेट के अंदर जो इनका अपना किंगडम था उसमें इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया कि वो मुग़लों के अधीन नहीं है। हैंस द स्टेज वाज सेट अप फॉर यूरोपियन टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशंस। तो जब अंग्रेज़ भारत में आए या यूरोपियन कंट्रीज़ जो ट्रेडर्स से यहाँ आए, तो उस वक्त जो पॉलिटिकल कंडीशंस थी वो स्टेबल नहीं थी। तो इंस्टेबिलिटी का फ़ायदा किसने उठाया? यूरोपियंस ने भी उठाया। सबसे पहले तो जो मुग़लों के अधीन राजा थे, छोटे छोटे किंगडम थे, उन्होंने फ़ायदा उठाया क्योंकि उनको रोकने वाला कोई नहीं था। अब वो छोटी छोटी रियासतों के इंडिपेंडेंट रूलर हो गए और उनमें आपस में एकता का अभाव था। और इसका जो बेनिफिट था, इसका एडवांटेज किसने लिया? जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे। ठीक है, तो इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से देखो यूरोपियन कंट्रीज़ हमारी कंट्री में एंटर हो गई, क्योंकि सबको अपनी अपनी पड़ी हुई थी कि वो इंडिपेंडेंट थे और अपने लिए वो रिसोर्सेज जुटा रहे थे। उनको ये नहीं पता कि जो ट्रेडर्स हैं उनकी क्या जो इरादे हैं, वो क्यों इंडिया में आए हैं। तो अपने ही जो मामले थे, अपनी जो इश्यूज़ थे, उसमें ही वो इन्वॉल्व ज़्यादा थे। तो यूरोपियन ट्रेडर्स को इस चीज़ का एडवांटेज मिला और वो एंटर कर गए इंडिया के अंदर। तो देखो एक छोटी सी वीकनेस की वजह से, एक जो कमी थी इंडिया के अंदर उस वक्त, उसकी वजह से एंट्री होती है यूरोपियन ट्रेडर्स की। और उसमें सबसे पावरफुल यूरोपियन जो है वो कौन सी कंट्री रही? इंग्लैंड। और उन्होंने आने वाली 200 सदियों तक जो है हमें ग़ुलाम बनाकर रखा। अगर यहाँ पर यूनिटी होती, उनको होल्ड उनका जो है स्ट्रॉन्ग होता, तो वो एंटर नहीं कर पाते इंडिया के अंदर। ठीक है,
तो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक ट्रेडिंग कंपनीज़। अब जो ट्रेडिंग कंपनीज़ इंडिया के अंदर आई, 5 हमने कंट्रीज़ ऊपर पढ़े हैं जो यूरोप से आए थे। तो जब वो इंडिया में आए तो उनके आपस में भी कंपटीशन हो गए, क्योंकि हर एक कंट्री चाहता था कि वो इंडिया के रिसोर्सेज के ऊपर जो है वो कब्जा करे, उसकी मोनोपोली हो। तो वो आपस में ही राइवल्स हो गए। देखो यहाँ तो वीकनेसेस थी, कमियाँ थी, राजनीतिक स्थिरता नहीं थी, लेकिन जो बाहर से आए थे उनमें भी कंपटीशन था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई करें और अपनी कंट्री को इसका बेनिफिट दें। तो यहाँ पर वो आपस में लड़े और लास्टली जो कंट्री को जीत मिली वो थी इंग्लैंड। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्या उनके राइवल्स थे, वो आपस में क्यों ऐसा उन्होंने किया। मैनी यूरोपियंस ट्रेडिंग कंपनीज इस्टेब्लिश दियर ट्रेडिंग सेंटर्स इन कोस्टल एरियाज़। कोस्टल एरियाज़ क्या होते हैं? वो एरिया जो समुंदर के पास होते हैं, सी के पास होते हैं, उनको बोलते हैं कोस्टल एरिया। तो जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी थी, क्योंकि वो थ्रू सी आए थे, लैंड रूट से नहीं आए थे, तो समुद्री मार्ग जो है वास्को डी गामा ने खोजा था। वो दक्षिण अफ्रीका से होते हुए केप कॉलोनी से वो इंडिया पहुंचा, तो उसी रास्ते से बाकी यूरोपियन कंपनीज़ भी यहाँ पर पहुंची थी। तो इसलिए मोस्टली जो सबसे पहले की जो इस्टेब्लिशमेंट थी यूरोपियन कंपनीज़ की, वो कहाँ पर हुई? नियर द कोस्टल एरियाज़। ट्रेडिंग सेंटर्स वर कॉल्ड फैक्ट्रीज़। अब यहाँ पर आकर उन्होंने जो कोस्टल एरियाज़ में फैक्ट्रीज़ बनाई, ठीक है, उनको क्या बोला जाता था? फैक्ट्रीज़। जो भी एरिया उन्होंने यहाँ पर इस्टेब्लिश किया, एरिया तो था जो उन्होंने अपने सेंटर बनाए, उस एरिया को क्या बोला गया? फैक्ट्रीज़। अब फैक्ट्रीज़ में क्या होता था? द प्लेसेस वेयर फैक्टर्स और ऑफिशियल वर्क। फैक्टर्स यानी कि उस फैक्ट्री को लगाने वाला मालिक और ऑफिशियल्स और जो लेबर थी वो सब वहीं पर रहकर काम करते थे। सम ऑफ द फैक्ट्रीज़ वर फोर्टिफाइड। कुछ यूरोपियन कंपनीज़ ने तो अपनी फैक्ट्रीज़ को फोर्टिफाइड कर लिया। फोर्टिफाइड क्या होता है? किलेबंदी करना, यानी कि अपने पूरे एरिया को 4 दीवारी से कवर कर लिया। किसके लिए? सेफ गार्ड फ्रॉम द राइवल ट्रेडिंग कंपनीज़। जो उनकी कंपटीटर कंपनीज थी, जो दूसरी ट्रेडिंग कंपनीज थी, उनसे अपने आप को सेव करने के लिए। दे बाउट स्पाइसेस। और ये फैक्ट्रीज़ क्या करती थी? जो फैक्टर्स थे या ट्रेडिंग कंपनीज थी, वो क्या करती थी? स्पाइसेस, कॉटन, टेक्सटाइल, इंडिगो और साल्ट पैटर, ये यहाँ पर चीप रेट पर, चीप रेट क्या होता है? सस्ते दामों पर, सस्ती कीमतों पर खरीदती थी और सोल्ड दैम इन यूरोप और अमेरिका एट हाई प्राइजेस। ये ट्रेडिंग कंपनी यहाँ पर मसाले, कॉटन, टेक्सटाइल, यानी कि कॉटन को खरीदती थी। कॉटन क्या होता है? रुई होता है बेटा। तो रुई से क्या बनता है? थ्रेड बनता है, और थ्रेड से फिर क्या बनता है? कपड़े बनते हैं। तो जो टेक्सटाइल्स थी, जो इंग्लैंड के अंदर या यूरोप की जो दूसरे कंट्रीज थे, वहाँ पर जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी, हैंडलूम इंडस्ट्रीज़, उनके लिए कॉटन प्रोवाइड करवाती थी ये ट्रेडिंग कंपनीज। यहाँ से मसाले ख़रीद कर ले जाते थे। इंडिगो क्या होता है? ये कलर होता है, नील होता है, जो वाइट कपड़े को रंगने के काम आता है। साल्ट पैटर खरीदती थी। साल्ट पैटर क्या होता है? ये एक ऐसा मटेरियल होता है जिससे गन पाउडर बनता है बेटा। चीप रेट पर ख़रीदती थी और महंगे कीमत पर, हाई प्राइस पर उसको सोल्ड करती थी यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर। ह्यूज प्रॉफिट मार्जिन्स लेड टू ए कंपटीशन अमंग द फॉरेन ट्रेडिंग कंपनीज। अब यहाँ पर इनको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो रहा था, मार्जिन काफ़ी था, क्योंकि वो कम कीमत पर ख़रीद रहे हैं, महंगी कीमत पर उसको बेच रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी रॉ मटेरियल को। तो उससे क्या हुआ? कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था। अभी इसी प्रॉफिट को देखते हुए उनमें लालच आ गया, कंपटीशन आ गया, जितनी भी ट्रेडिंग कंपनीज़ थी, कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है यहाँ पर इंडिया में ट्रेड करके, क्योंकि यहाँ से रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है, चीप रेट पर है, और उसको वो बेचकर बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा ले सकते हैं, उनको प्रॉफिट हो सकता है, मुनाफा कमा सकते हैं। तो इसी चीज़ की जो दौड़ थी, उनमें कंपटीशन था, वो शुरू हो गया और वो आपस में क्या बन गए? राइवल्स बन गए।
Eventually, the other trading companies had to bow out to the English. धीरे धीरे जो ट्रेडिंग कंपनीज थी, जैसे वो राइवल्स बन गई थी, उनमें आपस में ही संघर्ष हो गया, तो मोस्टली जो ट्रेडिंग कंपनीज थी वो इंग्लिश के आगे, यानी कि अंग्रेज़ों के सामने, टू बो आउट क्या होता है, अपना जो है सरेंडर कर देना, झुक जाना, इंग्लिश के सामने हार गए। और फ्रेंच कंपनीज हु रिमेन द मेन राइवल्स इन इंडिया, जो 5 कंट्रीज़ पड़ी हैं जिसमें हमने पोर्तुगीज़, हॉलैंड, स्पेन, ये जो कंट्रीज़ हमने रीड की थी ऊपर, ये सब हार गए थे अंग्रेज़ों से। अब सबसे बड़ा जो प्रतिद्वंदी था इंडिया के अंदर अंग्रेज़ों का, वो कौन था? फ्रांस। तो जो फ्रेंच कंपनीज थी वो मेन राइवल्स यहाँ पर रह गई थी। तो इन दोनों का आपस में बहुत ज़्यादा संघर्ष होता है, युद्ध होता है। आपस के इनके कॉन्फ्लिक्ट्स जो थे वो इंग्लैंड के अंदर भी थे, यानी यूरोप के अंदर भी इनके आपस में कंपटीशन थे, और वही इनकी जो कॉन्फ्लिक्शंस थी वो यहाँ पर भी कंटिन्यू रही, और यहाँ पर इन्होंने युद्ध किए, जो नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी, अब जो इंग्लिश है या इंग्लैंड है, जो ट्रेडिंग कंपनी थी उसका नाम था इंडिया के अंदर स्टार्टिंग में ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, ईस्ट इंडिया यानी कि इंडिया, अगर मैप में देखें हम, वर्ल्ड के मैप में, तो ईस्ट साइड में ही है, ठीक है ना, डायरेक्शन कौन सी है? ईस्ट। तो इसलिए जो इंग्लिश कंपनी यहाँ पर आई उसने अपना नाम क्या रखा? ईस्ट इंडिया कंपनी। द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हैज़ नॉट विटनेस्ड ए मोर अमेजिंग स्टोरी दैन दैट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ब्रिटिश एम्पायर की जो इस्टेब्लिशमेंट इंडिया के अंदर हुई, उसकी जो स्टोरी है वो बहुत अमेजिंग है, ठीक है। और हिस्ट्री के अंदर ऐसी जो इस्टेब्लिशमेंट थी और किसी कंट्री की वर्ल्ड के अंदर कहीं नहीं हुई। जिस तरीके से, जिस सिलसिले से अंग्रेज़ों ने भारत के अंदर अपने पैर जमाए, वो इतिहास इस चीज़ का गवाह है कि ऐसा सिस्टम किसी भी कंट्री ने किसी भी दूसरी कंट्री में नहीं किया था। जो यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन, डिस्क्रिमिनेशन ब्रिटिश लोगों ने किया, यहाँ के लोगों को भी और रिसोर्सेज को भी यूज़ किया, उनका एक्सप्लॉयटेशन किया, ऐसा इतिहास के अंदर कहीं और नहीं हुआ। तो यहाँ पर हिस्ट्री जो है, वर्ल्ड की हिस्ट्री, हैज़ नॉट विटनेस्ड ए मोर अमेजिंग स्टोरी, ठीक है, ऐसी कोई अमेजिंग स्टोरी किसी और कंट्री की नहीं है जितनी की ब्रिटिश एम्पायर की इंडिया के अंदर इस्टेब्लिशमेंट की है। इट वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ अ डेलिब्रेट एफर्ट्स बट अ सीरीज ऑफ एपिसोड्स फाइनली लेड टू पॉलिटिकल डोमिनेंस। तो यहाँ पर जो इस्टेब्लिशमेंट की स्टोरी है, ये कोई एकदम से किया गया एफर्ट नहीं है कि आए और यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट हो गई। तो ये एक सीरीज़ ऑफ एपिसोड्स हैं, बहुत लंबे जो है घटनाक्रमों के बाद ही अंग्रेज़ जो थे भारत के पॉलिटिकल जो डोमिनेंस वो कर पाए, यानी कि पॉलिटिकल जो है इंटरफेरेंस वो कर पाए, यहाँ की जो पॉलिटिकल सिस्टम थी उसको होल्ड कर पाए, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा जो है किया। ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप ट्रेडिंग पोस्ट इन सूरत। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अपनी जो ट्रेडिंग पोस्ट थी, यानी कि जो हब था उनका व्यापार का, वो स्टार्ट कहाँ से किया? सूरत में। इसके अलावा बाद में उन्होंने 3 प्रेसिडेंसी सेटल्ड की। कहाँ कहाँ पर की? इंडिया के अंदर फोर्ट विलियम, ये एक फोर्टिफाइड जो एरिया था बंगाल के अंदर, उसे नाम दे दिया, फोर्ट विलियम ने बनवाया था, विलियम, और उसी के नाम से इस फोर्ट का नाम पड़ गया फोर्ट विलियम। इसी तरह फोर्ट जो था, किला सेंट जॉर्ज नाम से मद्रास के अंदर, और बॉम्बे कैसल जो है बॉम्बे के अंदर, यानी कि तीनों डायरेक्शंस में, बंगाल, मद्रास। देखो अगर हम मैप की बात करें तो यहाँ पर क्या है, इस साइड में बंगाल है, ठीक है, और इस साइड में बॉम्बे है, और यहाँ पर क्या है? मद्रास। तो इन 3 जो इलाकों में, 3 एरियाज़ में इन्होंने अपनी प्रेसिडेंसी बनाई, जहाँ पर आगे ये गवर्नर अपॉइंट करेंगे, यानी कि इंडिया के अंदर एट ए टाइम 3 गवर्नर अपॉइंट्स होते थे। तीनों प्रेसिडेंसी थी। यहाँ प्रेसिडेंसीज में क्या होता था
कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपने सैनिक रखती थी यहाँ पर, ताकि कोई भी रिवोल्ट करता है या कोई राजा उनकी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट बोलता है तो यहाँ से इजीली वो मूवमेंट कर सकते हैं सैनिकों की, मिलिट्री की, और उसको दबाया जा सकता है। तो ये एक बड़ा सिस्टेमेटिकली उन्होंने इंडिया के अंदर किया और इतने लंबे टाइम तक वो यहाँ पर रूल कर गए। द इंडियन रूलर्स साइंड अलायंसेस टू सिक्योर they established friendly relations with the local princes to further their profit। अब यहाँ पर इन्होंने 3 प्रेसिडेंसीज बना ली, और इसके अलावा भी इन्होंने क्या किया, जो लोकल प्रिंसेस से, रूलर से, राजकुमार थे, उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाए कि हम आपके दोस्त हैं, हम आपके मित्र हैं, हम आपके दुश्मन नहीं हैं, शत्रु नहीं हैं। लेकिन उनकी अंदर से इरादे क्या थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा उनको रॉ मटेरियल मिले। और ये कैसे मिल सकता था, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग छोटी छोटी रियासतें थी, राजा थे यहाँ पर। जब तक वो उन राजाओं के साथ कोई ट्रीटी या कोई अलाइंस, कोई संधि नहीं करते, तब तक उस इलाके का वो जो रॉ मटेरियल था या रिसोर्सेज थे उनको यूज़ नहीं कर सकते थे। तो सबसे पहले उन्होंने एक जो है फ्रेंडली, एक मित्रतापूर्ण जो है उनके साथ एक रिलेशन बनाया। धीरे धीरे फिर उनकी वीकनेसेस को जाना और उनके किंगडम को अपनी टेरिटरी के अंदर मिलाना शुरू किया। तो यहाँ पर जो लोकल प्रिंसेस थे उनके साथ रिलेशन बनाए, और इंडियन रूलर साइंड अलायंसेस, जितने भी साउथ की बात कर रहे हैं, क्योंकि साउथ में सबसे पहले उन्होंने अपने आप को सेटल किया था। तो जो वहाँ पर रूलर्स थे, जो राजा थे, उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ क्या की, अलाइंसेस की, संधि की, टू सिक्योर द हेल्प ऑफ इंग्लिश मिलिट्री। तो साइन किए संधि के ऊपर कि वो जो इंग्लिश लोग हैं, अगर वो उनके इलाके में कोई ट्रेडिंग पोस्ट बना रहे हैं तो उसके बदले में अंग्रेज़ क्या देंगे, उनको हेल्प करेंगे, मिलिट्री हेल्प करेंगे, जब उन प्रिंसेस के साथ दूसरे किंगडम्स के जो रूलर्स हैं अगर युद्ध करते हैं। तो यानी कि जब वो दूसरे राजाओं के साथ युद्ध करेंगे तो उस वक्त जो अंग्रेज़ हैं, जो ट्रेडिंग कंपनी है, वो अपनी मिलिट्री से उनकी हेल्प करेगी। ऐसी उन्होंने संधियाँ की। टू सेटल दियर इंटरनल राइवलरीज, क्योंकि अब वो मुग़लों से अपने आप को उन्होंने इंडिपेंडेंट किया था, तो वो जो इंडिपेंडेंट स्टेट थी वो भी चाहती थी कि उनकी टेरिटरी बढ़े। तो इसलिए अंग्रेज़ तो आपस में लड़े, तो जो इंडियन रूलर्स थे वो भी आपस में राइवल्स ही थे। अब अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उन्होंने अंग्रेज़ों की हेल्प ली, और अंग्रेज़ों को क्या उसके बदले में दिया कि वो अपने अपने ट्रेडिंग पोस्ट उनके इलाके में बनाए और यहाँ के रॉ मटेरियल्स को वो यूज़ कर सकते हैं, यानी परमिशन दी। जो लोकल रूलर थे उन्होंने कहा कि हाँ, आप हमारे यहाँ पर सेटल हो सकते हो, यहाँ का जो रॉ मटेरियल है, जो आपको आपके इंडस्ट्रीज़ को की नीड को फुलफ़िल करता है, वो आप इजीली चीप रेट पर ले सकते हो, लेकिन आपको एक संधि साइन करनी पड़ेगी। उसके बदले आपको हमें मिलिट्री हेल्प देनी होगी, जब हमारे पास हमारी जो इंटरनल राइवलरीज जो हैं वो हमें युद्ध करेंगे, जब तो युद्ध के टाइम वो हेल्प देंगे। तो ऐसा कुछ उनमें आपस में जो है समझौता हुआ। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, अब अंग्रेज़ तो बहुत चालाक थे, क्लेवर थे, तो अब इस जो है सिचुएशन का उन्होंने एडवांटेज क्या लिया। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अडॉप्ट किया, क्योंकि उनको पता था कि ये इंडिपेंडेंट जो स्टेट हैं आपस में भी इनकी यूनिटी नहीं है, तो क्यों ना इनको आपस में लड़वाया जाए, ठीक है, और जो पार्टी जीत जाएगी उस पार्टी को हम अपनी संधि के तहत अपने साथ जो है मिला लेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने लालच देकर मिलिट्री हेल्प का उन रूलर्स को अपने साथ कर लिया जहाँ पर वो ट्रेड करना चाहते थे। तो आपस में भी उन्होंने लड़वाया। एज अ रिज़ल्ट इंडियन प्रिंसेस बिकम मेयर पपेट इन दी हैंड्स ऑफ इंग्लिश। तो जब उनको अपनी कमियों की वजह से, क्योंकि इंडियन रूलर स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन सिर्फ वो आपस में लड़ाई की वजह से उन्होंने संधियाँ की,
तो वो अंग्रेज़ों के ग़ुलाम बनकर रह गए। पपेट क्या होता है? कठपुतली। क्योंकि संधियाँ कर रखी हैं, अब अंग्रेज़ जैसा चाहेंगे उनको वैसा ही करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय।